सब कॉन्टिनेंट के एजुकेशन की जब बात करें तो अकबर के समय में 60 सब्जेक्ट्स में पढ़ाई होती थी, 60 सब्जेक्ट्स, 60 सब्जेक्ट। और उसमें पातंजलि का योग भी कि 1801 से 1851 तक ब्रिटिश में एजुकेशन रूडिमेंट्री था, लेकिन अचानक 1851 से 1880 के बीच में एजुकेशन इंप्रूव कर गया। इसलिए इंप्रूव कर गया कि इन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कॉपी किया अपने यहाँ और हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम को खत्म किया। कभी लगा ही नहीं कि पाकिस्तान दूसरा है, मुझे तो लगा ही नहीं कि कोई दूसरा मुल्क है, हम सब एक ही है। पता नहीं कहीं से फीलिंग होता ही नहीं, बस बता दिया गया कि बाउंड्रीज है, वो अलग मुल्क है, हम अलग मुल्क है। वाइस चांसलर मौजूद हैं आज हमारे साथ झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया के प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा इनका नाम है। आज हम ये बातचीत करेंगे कि क्या हमारे सब कॉन्टिनेंट पाको हिंद में निज़ाम तालीम एजुकेशन सिस्टम हमें अंग्रेज़ों का ही दिया हुआ है, और क्या अंग्रेज़ों से पहले हम लोग अनपढ़, जाहिल और क्या गंवार थे, और अगर अंग्रेज़ों से पहले हमारा एक मजबूत एजुकेशन सिस्टम मौजूद था तो वो कौन सा था। और हम प्रोफेसर साहब से ये भी पूछेंगे कि क्या लॉर्ड मैकाले ने एजुकेशन सिस्टम बना के हमारी इस धरती का हम पर जुल्म किया या फिर इस धरती के लोगों पर एहसान किया। और उस वक्त जब लोग लड़ते नहीं थे इसी हमारे सब कॉन्टिनेंट में, ब्रिटिश इंडिया से पहले हिंदुस्तान में जब एक मुल्क था, तो क्या कोई ऐसा निज़ाम तालीम एजुकेशन सिस्टम पाया जाता था जिसको पढ़ के लोगों के दरमियान नफ़रत नहीं होती थी, लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे, मुल्क में हर चीज़ सस्ती होती थी, बेरोज़गारी नहीं होती थी, हमारे रवैये अच्छे थे, लोगों में मोहब्बत थी, बर्दाश्त थी। आइए इसी बारे में हम आज वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा जी से बात करते हैं। जनाब नमस्कार प्रोफेसर साहब। नमस्कार सर, नमस्कार। लाहौर से आपकी खिदमत में बहुत बहुत प्यार। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत ही अच्छे तरह हैं, खैरियत से हैं। आज बनारस से नहीं लेकिन रांची से आपके रूबरू हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और आप हिंदुस्तान की झारखंड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, एक आपका मुकाम है, बड़े उस्ताद हैं आप। आपकी पूरी उम्र गुजरी है लिखने पढ़ने में और समझने में। लेकिन जब भी प्रोफेसर साहब मैं ये सोचता हूँ, पाकिस्तान ने मुझे 10 साल हो गए इंडो पाक बीट पे जर्नलिज्म करते हुए, दोनों मुल्कों के लोगों को करीब लाने के लिए मैंने बहुत आर्टिकल्स लिखे, स्टोरीज लिखी, बड़े इंटरव्यूज किए, लेकिन थक हार के मुझे आखिर जब भी रिस्पॉन्स आता है तो रिस्पॉन्स में मुझे जो लोग हैं वो उन लोगों की तरफ से ये बात आती है कि जी हिंदू तो बुरे होते हैं, ऐसे भी वहां पे है वो कहते हैं जी मुसलमान बुरे होते हैं। तो एक दूसरों को बुरा बना दिया जाता है कि हिंदू बुरा, मुस्लिम बुरा। मैं यहाँ पे अपना सर पकड़ लेता हूँ, मैं स्टोरी तो कुछ और लिख रहा हूँ, बात मैं कोई और कर रहा हूँ। मैं तो ये लेकिन बात ही आ जाती कि हिंदू बुरे होते हैं, मुसलमान बुरे होते हैं। तो मैंने फिर यही सोचा कि एजुकेशन सिस्टम में हमारे कुछ खराबी है, जो यहाँ के लोगों को, वहां के लोगों को, जो जिनके बड़े हजारों साल मिलकर रहते रहे हैं, वो आज उन्हीं को बुरा कहते हैं। मिसाल के तौर पर कि अब आपके वहां पे राजपूत हैं, वही राजपूत जब मुसलमान हुए वो पाकिस्तान में अब रहते हैं, अब वही राणे, राजपूत, भट्टी वो कहते हैं जी अब वो हिंदू बुरे होते। तो मैं उन्हें ये कहता हूं कि भाई आप तो रहे हैं, राणे हैं, राजपूत हैं, तो आपके तो बड़े थे वो हिंदू थे। तो आप अगर आज हिंदू को बुरा कहते हैं, इसका मतलब है आप अपने बड़ों को बुरा कह रहे हैं। मतलब इतनी भी समझ नहीं है कि समझा जाए कि अगर हम हिंदू को बुरा कहते हैं तो उसका मतलब है मैं अपने दादा परदादा को बुरा कह रहा हूं। तो एजुकेशन सिस्टम में क्या खराबी रह गई कि आज हम इस नौबत पे हमारा ये सोसाइटी आ गई है, बजाय कि ये बात की जाए कि मुल्क में गुर्बत कितनी है,
महंगाई कितनी हो रही है, और कुछ सियासतदान पॉलिटिशियन भी ऐसे हैं जो इसी चक्कर में बांट के सियासत कर लेते हैं, लोग उनकी बात मान लेते हैं, समझते नहीं है। आपके क्या ख्याल है डॉक्टर साहब कि कहां पे खराबी रह गई एजुकेशन सिस्टम में, किसने खराब किया, क्या हुआ? थोड़ा समय लूंगा, आपको मैं सिलसिलेवार ढंग से इसका जवाब देना चाहूंगा, और इसकी शुरुआत में आज महात्मा गांधी को याद करके करना चाहूंगा, जो हमारे इस सब कॉन्टिनेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं। 1931 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात मैं करूंगा और वहां से शुरू करूंगा। 1931 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी भी गए थे, हमारे जिन्ना साहब भी गए थे, सब लोग गए थे उसमें सहभागिता करने। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी का एक स्टेटमेंट मैं पढ़ना चाहूंगा। ये जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एजुकेशन पे ही बात हो रही थी, शिक्षा पे ही बात हो रही थी, तो गांधी जी ने वहां कहा था, खुल के कहा था, आई से विदाउट फियर दैट इंडिया टुडे इज मोर इलिटरेट एज कंपेयर टू 100 years बिफोर। उन्होंने सीधे कहा था कि आप कहीं पर भी हमसे लॉजिकली या जैसे चाहे बहस कर लें, प्रूफ के साथ कर लें, लेकिन मैं आज 1931 में लंदन में ये कहना चाहता हूं कि 100 साल पहले का भारत, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दैट इज ब्रिटिश इंडिया, today's Indian subcontinent is British India in that time. So he said that 100 years before, means 80, 20, 30, we were a lot more literate as compared to you. और इसको फिर कैसे प्रूव किया गया? बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट ओनली, अगर हम केवल मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें जो साउथ इंडिया में हुआ करती थी, तो वहां पर 21 कलेक्टर होते थे, डीसी जिसे कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स कहते हैं। तो 21 कलेक्टर को यह आदेश दिया गया कि आप एजुकेशन की सर्वे करिए कि 1822 से 1825 के बीच में इंडिया में एजुकेशन, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो बार बार जो इंडिया कह रहा हूँ ब्रिटिश इंडिया कह रहा हूँ, उस ब्रिटिश इंडिया में हम सब एक साथ आते हैं, जो आज अलग अलग हो गए हैं, उस समय सब एक ही थे। तो उसका एक सर्वे किया जाए। तो सर्वे जब किया गया तो पाया गया कि केवल मद्रास प्रेसिडेंसी में 11,000 से ऊपर स्कूल थे, 12,000, और 1,000 हाई स्कूल थे। और उस समय अगर 1801 में ब्रिटेन का आप अगर देखें, इंग्लैंड का, तो पूरे इंग्लैंड में केवल 3,000 स्कूल हुआ करते थे, और वो 3,000 स्कूल में ज्यादातर संडे स्कूल हुआ करते थे। संडे स्कूल मतलब जो चर्च में चलता है, जैसे हमारे यहाँ मदरसे में चलता है, आश्रम में चलता है, गुरुकुल में चलता है, ये तो हमेशा हमारे यहाँ चलता रहा, वैसे उनके यहाँ भी चर्चों में चलता था। और जो एक पूरी तरह से शिक्षा होती थी, वैसे उनके यहाँ शिक्षा नहीं थी। जबकि उस समय पंजाब प्रोविंस, जिसमें आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान आता है ज्यादातर, उस समय का जो 1830 का, अगर मैं 1820 के पंजाब की बात करूं, वहां पर 30,000 स्कूल थे, 30,000। और बंगाल प्रेसिडेंसी में करीब लाखों स्कूल थे। तो आप ये हमारी बात नहीं है, मैं आज जो बात करूंगा उसमें कहीं हिंदू टेक्स्ट की बात नहीं करूंगा, कहीं इस्लामिक टेक्स्ट की बात नहीं करूंगा, आज हम केवल ब्रिटिश की बात कर लेते हैं। आपने जो सर्वे कराया, हम आप ही की रिजल्ट की बात कर लेते हैं, और उस रिजल्ट से ये पता चला कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया था आपके एजुकेशन सिस्टम से। और सबसे बड़ी बात है, उसी समय सोचिए, जो नफरत का बीज है, जातिवाद, धर्मवाद, उस सर्वे में इन्होंने डालना शुरू किया। इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप केवल यही नहीं देखेंगे कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, बल्कि आप ये देखेंगे कितने ब्राह्मण हैं, कितने राजपूत हैं, कितने बनिया हैं, कितने शूद्र हैं, दैट इज लोअर कास्ट, और ऑल अदर कास्ट जिसको आज हम SC ST कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और मुस्लिम कितने हैं। तो पहली बार भारत में इस तरह का सर्वे हुआ, जहां जातिगत सर्वे हुआ और जहां धर्मगत सर्वे हुआ। उसके पहले हम लोग इंसानियत की बात करते थे, ये नहीं करते थे कि कौन पढ़ता है, वो चाहे हिंदू पढ़ता हो, चाहे मुसलमान पढ़ता हो, चाहे ब्राह्मण पढ़ता हो, चाहे हरिजन पढ़ता हो। ये पहली बार इन्होंने किया, और इनको बहुत बड़ा झटका लगा, इसलिए कि जो स्कूल थे उसमें ये आया उभर के कि 50% से ज्यादा तो अदर कास्ट वाले पढ़ते थे, जिसको आज हम SC और ST कहते हैं।
और इन्होंने पूरा आरोप लगाया कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एजुकेशन सिस्टम था या जो कल्चर था उसमें कुछ जातियों को छोड़ दिया गया, कुछ लोगों को पीछे, दलितों को पीछे छोड़ दिया गया। तो उनकी बात गलत सिद्ध हुई, लेकिन इसका उन्होंने दुरुपयोग किया, इसका उन्होंने गलत फायदा उठाया। और यहां से जब उन्होंने ये सारे स्कूल जो उस समय चलते थे वो पेट्रोनेज होते थे गांव से, रिवायतों से, जमींदारों से, नवाबों से, वो लोग इन स्कूलों को चलाने के लिए पैसा देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, टैक्स सिस्टम को बदल दिया और टैक्स सिस्टम ऐसा लगा दिया कि इन स्कूलों को पैसा मिलना बंद हो गया और ये स्कूल धीरे धीरे खत्म हो गए। और फिर इन्होंने सरकारी स्कूल शुरू किया और वहां पर इन्होंने कई तरह की रिजर्वेशन पॉलिसी कर दी और ऐसा कर दिया कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है नहीं तो मैं सबको नहीं पढ़ाऊंगा, अब हम कुछ लोगों को पढ़ाएंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, समाज में बंटवारा यहीं से शुरू हुआ। जब इन्होंने कहा हम कुछ लोगों को पढ़ाएंगे और इन्होंने कहा हम ब्राह्मणों को पढ़ाएंगे, मुस्लिमों को पढ़ाएंगे और कायस्थों को पढ़ाएंगे। और उसके बाद अगर आप सर्वे देखेंगे स्कूल्स का, जो सरकारी स्कूल ब्रिटिश गवर्नमेंट में है, तो आपको दिखेगा कि अचानक ब्राह्मण बहुत ज्यादा पढ़ने लगे, अचानक मुस्लिम ज्यादा पढ़ने लगे और अचानक कायस्थ भी एक हिंदुओं में एक जाति है जो पहले हिसाब किताब का काम करती थी, मुंशी जी कहते थे, मुंशी जी। तो मुंशी जी, पंडित जी और मौलवी जी, ये तीनों पढ़ने लगे और बाकी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो हमारे समाज में जो बंटवारे की शुरुआत हुई वो शुरुआत ब्रिटिशर्स ने की। उसके पहले जो भी होता था, कितने भी संघर्ष हुए, कितने भी युद्ध हुए, वो राजाओं के बीच होते थे, समाज के बीच नहीं होता था। राजा राजा से लड़ता था, नवाब राजा से लड़ता था, शहंशाह सम्राट से लड़ता था। तो वो तो अपने, ये तो है जिसको ज्यादा ताकत होगी वो ज्यादा कब्जा करेगा, लेकिन समाज में जाति धर्म का बंटवारा नहीं था। तो अगर आप द ब्यूटीफुल ट्री, द इंडिजिनस सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन 18th सेंचुरी इंडिया, अगर इसको पढ़ें आप, ये बहुत ही सुंदर किताब है, धर्मपाल जी ने लिखी है, जिनकी मृत्यु हो गई, 2006 में इंतकाल हो गया। लेकिन ये सारा बेसिस है जो ब्रिटिश सर्वे था 1822 से 1825, और उसमें जो ब्रिटानिका है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उसमें भी ये सारी चीजें आती हैं 8th एडिशन में कि 1801 से 1851 तक ब्रिटिश में एजुकेशन रूडिमेंट्री था, लेकिन अचानक 1851 से 1880 के बीच में एजुकेशन इंप्रूव कर गया। इसलिए इंप्रूव कर गया कि इन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कॉपी किया अपने यहाँ और हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम को खत्म किया। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से ये हमारा रीजन एक है, सब कॉन्टिनेंट, और इस इलाके में अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार, बर्मा, अगर हम श्रीलंका को भी शामिल करें तो एक कल्चर हमारा रहा और यहाँ पे लोगों का रहन सहन, अंदाज, चलने का, साथ चलने का, बैठने का, हजारों साल इस रीजन में लोग मिलजुल कर एक साथ रहे हैं। तो फिर आजकल जब मैं ये सोचता हूं कि क्या ऐसी वजह बनी है कि वो लोग जो एक रहते थे, सियासत पहले भी होती थी, लेकिन अब ऐसा क्या माहौल बन गया अंग्रेज के आने के बाद और फिर उसके जाने के बाद, एजुकेशन सिस्टम में हमारे ऐसी क्या खराबी आई कि आज वो लोग, हम लोग जो पहले मिलकर गुर्बत के खिलाफ लड़ते थे, अपने लोगों की जिंदगियां अच्छी बनाने के लिए काम करते थे, तो अगर हम यही देखें हमारे खित्ते में, रीजन में यही सियासत हो रही है कि एक दूसरे को फलांग कर या एक दूसरे को पीछे करके आगे आया जाए। एजुकेशन सिस्टम में हमारे ऐसी कौन सी खराबी है? क्या आप समझते हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम ही इस तमाम बुराई की जड़ है जो हमारे दरमियान आई हुई है? दो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला तो मैंने बताया ब्रिटिशर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि उनको अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रुकना था, वो 1608 में आए यहाँ, 1608। पहले सूरत में निकले जो आज गुजरात में है। जहांगीर ने, जो बादशाह थे, सम्राट थे, उन्होंने उनको जगह दी, आप काम करो। साउथ इंडिया में विजयनगर अंपायर ने जगह दी, उसके बाद फारूक सियार ने जगह दी। तो धीरे धीरे वो उन्होंने अपने को स्टेब्लिश किया। फिर उन्होंने देखा कि अगर इस देश में रुकना है तो क्या करना है कि प्रिंसली स्टेट्स हैं, छोटे छोटे नवाब हैं, राजाएं हैं, तो इनको किसी किसी तरह से लड़ाना है। तो अब जब जैसे नहीं वो बंदर और बिल्ली वाली कहानी अगर आप समझो,
तो दो बंदरों को एक रोटी लेके वो लड़ रहे थे, तो बिल्ली आई, पूरी रोटी खा गई, बंदरों को कुछ नहीं मिला। जो बिल्ली या बंदर की कहानी जो हमने सुनी है, तो ये उनको लड़ाने के लिए इन्होंने हिस्ट्री लिखना शुरू किया अपने ढंग से, और उसमें ये बताया कि ये धर्म साथ रह ही नहीं सकते, ये दोनों अलग स्टेट हैं, ये उन्होंने बताया। और उसके पहले जो हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने इतिहास लिखा, उनकी भी कुछ गलती है। उस गलती को हम ऐसे बताएंगे कि जो लंबा दौर जो आप कहते हैं मध्य युग था, मिडिल एज था, जिसे अगर हम गुप्ता पीरियड के बाद बात करें, या 12वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक, वो ऐसा समय है जब इस्लामिक राज्य बहुत ज्यादा हुआ, इस्लामिक राज्य थे इधर। उसमें दो गलतियां हो गई। हमने अकबर और दारा सिकोह को अपना आदर्श न बना के कुछ लोगों ने औरंगजेब को अपना आदर्श बनाया। तो एक तरह से ऐसे आदमी को आदर्श बनाया जिसमें ये दिखाया गया कि उसने हिंदुओं को मारा, इसलिए वो आदर्श है। किसी ने हिंदू ने मुसलमान को मारा तो वो हिंदुओं का आदर्श हो गया। तो ये जो हिस्ट्री लिखने वाली गलत कौम थी, जिन्होंने हमारे गलत उदाहरण को आगे रखा, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर अकबर और दारा सिकोह हमारे आदर्श होते तो हमारे दोनों कौमों के बीच में कहीं दुश्मनी की बात ही नहीं आती है। दारा सिकोह दिल्ली से चल के बनारस इसलिए आते हैं, काशी इसलिए आते हैं कि हम पुराण पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, हम सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय शिक्षा पद्धति में सब कॉन्टिनेंट के एजुकेशन की जब बात करें तो अकबर के समय में 60 सब्जेक्ट्स में पढ़ाई होती थी, 60 सब्जेक्ट्स, 60 सब्जेक्ट, और उसमें पातंजलि का योग भी था। तो हमें ऐसे राजा की जरूरत थी, हमें ऐसे सम्राट की जरूरत थी। यहाँ पे प्रोफेसर साहब, आपने बताया कि अकबर के दौर में 60 सब्जेक्ट पे पढ़ाई होती थी। हाँ, ये 60 सब्जेक्ट, ग्रामर, डिफरेंट जगह, पूरे सब कॉन्टिनेंट में होती थी। मदरसे होते थे या स्कूल होते थे उस वक्त? स्कूल होते थे, मदरसे होते थे, मकतबा होता था, गुरुकुल होता था। उसने सबको पैटर्नाइज किया, लेकिन फॉर्मल स्कूल्स भी होते थे। अच्छा, ये जो फॉर्मल स्कूल्स हैं, इसका जिक्र नहीं आता। यही आता है कि ब्रिटिश ने ही सिस्टम दिया, एजुकेशन सिस्टम दिया, उससे पहले कुछ नहीं था। यहाँ पे गंवार लोग थे, जाहिल थे, अनपढ़ थे, पढ़े लिखे तो थे नहीं, और तो खेती बाड़ी कंसेप्ट आता है। हम बहुत पहले से चले, अभी हम लोग इधर से चल रहे थे 19वीं शताब्दी से। अब मैं, अगर आप आदेश करें, मैं एक आपसे अकबर के बारे में पहले यहाँ पे आपने जो कहा कि अकबर के दौर में 60 सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाते थे मदरसों में, स्कूलों में, क्या ये अकबर के हुक्म पर पढ़ाए जाते थे सरकारी तौर पे? ये अकबर के आदेश से और अकबर द्वारा पैटर्नाइज करके पढ़ाए जाते थे। इसका खर्चा टैक्स से अकबर दिया, मतलब शहंशाह दिया करते थे। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि पातंजलि का योग भी एक विषय होता था, जिस योग की बात आज हम कर रहे हैं। ये 60 सब्जेक्ट में आप मुझे बता दीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते? मैथमेटिक्स, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, आयुर्वेदा, अरबी, फारसी, संस्कृत, पाली, मतलब व्हाट नॉट, इकोनॉमिक्स। आप किसी ऐसे सब्जेक्ट का नाम नहीं छोड़ सकते जो ना पढ़ाया जाता हो। अच्छा, जो मजहबी किताबें, हमारी मुकद्दस किताबें हैं, उनको भी पढ़ाया जाता था? कुरान हो गई, गीता हो गई, और इस तरह नहीं? जो मदरसे थे उसमें कुरान और हदीस की पढ़ाई होती थी। जो आश्रम और गुरुकुल थे उसमें गीता, रामायण, रामचरितमानस या भगवत गीता की पढ़ाई होती थी। लेकिन एक जो कॉमन स्कूल होता था, वहां पर सारे विषयों की पढ़ाई होती। अच्छा, ये अकबर के दौर में हिंदुस्तान में स्कूल बने? अब उसे देखिए, स्कूल के तरीके अलग होते थे। स्कूल का मतलब होता था कि जो पढ़ाने वाला है उसको सरकार ने नियुक्त कर दिया। अब हम हिंदी के जानकार हैं, हम अरबी के जानकार हैं, हम फारसी के जानकार हैं, हम एस्ट्रोनॉमी के जानकार हैं, तो हमें वजीफा सरकार शहंशाह की तरफ से नियत हो गया कि आप इतने बच्चों को पढ़ाओगे तो इतना वजीफा आपको मिलेगा। इस तरह के फॉर्मल स्कूल क्रिएट किए गए। तो कहने का मतलब, वहां जो मास्टर था, मदरसे का, मतलब जो भी कह लीजिए, गुरु था, टीचर था, उसके इर्द गिर्द स्कूल की स्थापना की गई। अच्छा, तो ये तारीख में है कि कितने स्कूल इस तरह के बने अकबर के दौर में? अब अगर हम लोग कभी अगली बार मिले तो हम नंबर लेके आएंगे। नंबर तो इस बार हमने केवल ब्रिटिश पीरियड का रखा था, लेकिन पूरे भारत में। और आपको बता दें कि जो इंपॉर्टेंट शहर थे, मुख्य शहर थे, पटना था,
बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, हर जगह था। ठीक है, मतलब ये जो हम कहते हैं कि ब्रिटिश दौर में एजुकेशन सिस्टम आया, उन्होंने ही हमें ये एजुकेट किया, इससे पहले हम जाहिल थे, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। उससे पहले भी यहाँ पर हमारा एजुकेशन सिस्टम मौजूद था और वहां पर पढ़ाई होती थी। और अच्छा, अकबर बादशाह के दौर में क्या ऐसा जो पढ़ाते थे उस्ताद, क्या कोई मजहब के नाम पर कोई एजुकेशन हो गई होती थी कि ये बच्चा हिंदू है या मुस्लिम है या शूद्र है या फिर ब्राह्मण है, तो कोई इस तरह की कोई तफरीक होती थी दरमियान में कि इसको इस तरह पढ़ाना है, इसको इस तरह, ऐसा कोई सिस्टम था? ऐसा कोई उदाहरण कहीं नहीं मिलता है जहां जाति या धर्म के हिसाब से कुछ डिवीजन हो। वहां पर ये देता जाता, मतलब शिक्षक को पूरी ऑटोनॉमी थी कि वो जो लड़का उस सब्जेक्ट का इंटरेस्ट रखता हो उसको वो खुद चूज करके आगे बढ़ाए। ठीक है। अच्छा, जिस तरह के प्रोफेसर साहब, बनारस में आपकी जो पैदाइश है, बर्थ, वाराणसी जिसे बनारस कहते हैं, वहीं पे आपकी भी बर्थ हुई है जी। अच्छा, अकबर बादशाह ने वहां पर भी मंदिर बनवाए बहुत। और अब जिस तरह अब देखिए कि पाकिस्तान में अब इस्लामाबाद में बात हुई मंदिर बनाने की कि वहां पे इस्लामाबाद में मंदिर बनेगा, तो बहुत से लोगों को ये बात बुरी लगी कि क्यों बनेगा जी, उनके लिए, हम मुसलमान हैं। अब तारीख में तो ये भी है कि अकबर बादशाह के दौर में बनारस में भी, जो बड़ा मुकद्दस शहर समझा जाता है, वहां पर अकबर बादशाह ने बहुत मंदिर बनवाए, वहां के लिए पैसा दिया, और बाबा गुरु नानक भी वहां पे आए, और हमारे जो हिंदू धर्म है, मुकद्दस हिंदू धर्म, उसकी भी वहां पे तालीमात है। तो ये तो एक मुश्तरका, एक कंबाइन कह लीजिए कि हमारी एक कल्चर था। तो इस कल्चर से जब हम हटे, तो क्या आप यही समझते हैं कि यही वजह है कि आज महंगाई की बजाय, गुर्बत की बजाय, आपस में बातचीत की बजाय बात लड़ाई की होती है, झगड़े की होती है, और यही वजह है कि हमारा जो रीजन है बहुत पीछे जा रहा है? आपने बनारस की बात की तो बनारस, आज के बनारस की भी बात बता दूं मैं। आज भी बनारस में अगर हजारों मंदिर हैं तो 400 से ज्यादा मस्जिद है। जैनों के 5 श्वेतांबर का जन्म स्थल है, गौतम बुद्ध की उपदेश स्थली है, गुरु नानक के द्वारा स्थापित, मतलब हर धर्म आज भी उतने ही बढ़िया से बनारस में रह रहा है जैसे पहले रहता था। लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों के बीच में एक गलतफहमी तो डाल दी गई है, कहीं न कहीं ये तो हमारे मन में बैठा दिया गया है कि हम दोनों कुछ अलग से हैं, अलग अलग प्लैनेट से आए हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हमारा पूरा का पूरा एक साथ रहा है। कब किसने किसका धर्म बदला, कब किसका डोमिनेंस हुआ, ये समय की बात है। लेकिन हम लोग हजारों हजारों साल से, अगर हम तक्षशिला की बात करें, आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंट, मतलब हमें लगता है इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर दूर तक्षशिला है। तक्षशिला अभी भी है वहां पे, यूनेस्को की हेरिटेज साइट। हाँ जी, बिल्कुल भी है। तो तक्षशिला का प्रोमिनेंस कब आया? जब ग्रीस का शासन था, इंडो ग्रीस, यवन जिसे कहते थे, जो सिकंदर के जमाने के लोग आए थे। उसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य आया, जब उन्होंने यवनों को वापस भेजा, तब तक्षशिला की स्थापना हुई, और वहां पर चाणक्य जैसा आदमी पढ़ाया और पढ़ा, जिसे आधुनिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का फिलोसफर मानते हैं, जिसने अर्थशास्त्र की बात की, जिसने पॉलिटिक्स की बात की। तो आप सोचिए, उतना पहले 300 बीसी, 500 बीसी, आज से 2500 साल पहले भी तक्षशिला, जो कि एक जंक्शन होता था सेंट्रल एशिया, यूरोप और चाइना और इंडिया का, वहां पर इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन था, वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन था, जहां पर जापान से, कोरिया से, चाइना से, हर जगह से लोग पढ़ने आते थे। और जब उसको फाइनली 500 सेंचुरी में हूण ने नष्ट किया, हूणों ने खत्म किया। हूण ऐसा तो नहीं था कि इस्लामिक थे, हूण तो बुद्धिस्ट थे, हूण तो हिंदू थे, नोबेडिक ट्राइब थे। तो जरूरी नहीं है, हमने जिसका डोमिनेंस आया पुरानी चीजों को मिटा दिया, तो इतना बढ़िया सेंटर खत्म हो गया। उसके बाद नालंदा आया, जो मगध में, पटना में, आप कह सकते हैं ईस्टर्न इंडिया में, 500 सेंचुरी से 1200 सेंचुरी तक लगातार ये सेंटर ऑफ एजुकेशन रहा। और यहाँ पर
फाहियान, वेंगसवांग। आप अगर ट्रैवलर की बात करें, मैं बार बार बात कहता हूं, आप मेगास्थनीज की बात कर लें, आप मार्को पोलो की बात कर लें, आप वेंसोंग की बात कर लें, आप आईक्विंग की बात कर लें, आप ईजिंग की बात कर लें, आप अल-मरूनी की बात कर लें, तो जितने लोग बाहर से आए वो यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने, यहाँ पर कुछ सीखने आए। तो सीखने क्यों आए? अगर यहाँ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नहीं थे तो क्या सीखने आए? तो धर्म भी सीखने आए, मैथमेटिक्स भी सीखने आए, एस्ट्रोनॉमी भी सीखने आए, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब कुछ सीखने आए। तो ये एजुकेशन का बहुत बड़ा सेंटर, और स्पेशली पंजाब ने सबसे ज्यादा कष्ट सहा है, क्योंकि पंजाब ऐसी जगह था कि जो आया पहला अटैक वहीं करता था। तो पता चला कुषाण आए, शक आए, चाहे ईरान की तरफ से कोई आ रहा है, चाहे सेंट्रल एशिया की तरफ से कोई आ रहा है, चाहे कोई चाइना की तरफ से आ रहा है, चाहे ग्रीस की तरफ से आ रहा है, तो लगातार लड़ने की आदत हो गई हमारी। तो बीच में हम लोग थोड़ा सा पढ़ना भूल के लड़ना शुरू कर दिए। लेकिन हमें लगता है कि हम लोग इतने एडुकेटेड थे। एंड गुप्ता पीरियड, इफ आई टॉक अबाउट समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, जो 500 to 1200 सेंचुरी था इंडिया का, दैट वाज मोस्ट स्टेबल सेंचुरी, और उसमें एजुकेशन, प्रॉस्पेरिटी सब टॉप पे था। अपना प्रोफेसर साहब, आपने बात कही कि पंजाब में जो भी आता था यहाँ पे हमला करके कर दिया करते थे। तो इससे पहले जब 1857 की जंगे आजादी से पहले आपके शहर बनारस पे बहुत हमले हुए, अंग्रेजों ने किए। 1857 से पहले बनारस शहर, जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख तमाम जो मज़हब हैं इनके लोगों के रहने की जगह है, एक मुश्तरका वो हमारी तहजीब है, वहां पे हमारा एक कल्चर था। तो ऐसा आप क्या समझते हैं कि जब 1791 में 1791 में अंग्रेज ने वहां पे संस्कृत स्कूल कायम किया, कॉलेज, संस्कृत कॉलेज सबसे पहले वहां बनाया। ये बनाया 1857 की जंग आजादी से पहले, और नाम रखा उसका संस्कृत कॉलेज। मतलब एक हम कह लें कि मुश्तरका जुबान थी हमारी संस्कृत, उसके नाम पे रखा। जब 1857 की जंग आजादी हुई, उसके बाद उन्होंने देखा कि जंग हिंदू मुस्लिम ने मिलकर लड़ी, तो उन्होंने 1916 में बनारस में ही बना दिया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब उसको उन्होंने एक मजहब के साथ जोड़ के यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो क्या आप समझते हैं कि ये अंग्रेज की चाल थी? जंग आजादी से पहले वो उस तरफ जा रहे थे कि जो कल्चर है वहां पे रह रहे थे, जब उन्होंने देखा कि नहीं ये लोग तो इकट्ठे हो रहे हैं तो इनको लड़वाया जाए, तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में हमारे तकसीम की, नफरत की बुनियाद रख दी। क्या ये आपकी बात दुरुस्त इस ढंग से है, जैसे मैंने बताया ना कि 1825 1822 के बीच जो सर्वे किया, वहां उनको अंदाज लग गया कि जब तक इनको हम बांटेंगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। इनके विचार शुरू हो गए थे। तब तक 1857 की जंग भी हो गई। 1857 की जंग में सब मिलजुल के लड़े, तो इनको अब ये लग गया कि अगर हराना है तो इनको बांटना होगा, और बांटने के लिए फिर उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में ही वो जुड़ाव, वो डिफरेंसेस क्रिएट करने शुरू किए। और वही फिर अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनती है, बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी बनती है, दोनों शुरुआत लगभग साथ साथ होता है। तो एक जो धर्मों का प्रोमिनेंस करना, इनको अलग अलग करने की शुरुआत वहीं से होती है। आप समझ लीजिए, मैं सिंपल सी बात जानता हूं, मोहम्मद अली जिन्ना से बड़ा कोई ऐसा नहीं था जो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की बात करता था कि दोनों एक है। अचानक ऐसा क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग का इतना बड़ा विरोधी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मुस्लिम ऐसे सेपरेट स्टेट की बात करना शुरू की। तो कहीं ना कहीं तो अंग्रेज सफल हुए हैं हमको आपस में लड़वाने के लिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा सेकुलर लीडर था, अगर कांग्रेस का सबसे बड़ा सेकुलर लीडर था तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि हम इस्लामिक स्टेट की बात करने लगे, हम हिंदू स्टेट की बात करने लगे। तो कहीं ना कहीं हमें लड़ाने वाले बहुत चतुर थे, और हम लोग कहीं ना कहीं मूर्ख हो गए। वी आर स्टूपिड, आई कैन से। देखें कि एक हिंदुस्तानी लीडर, आपके लीडर थे, हिंदुस्तानी थे, जिन्ना साहब। तो ये सवाल तो अब आप ही पूछ सकते हैं अब कि एक हिंदुस्तानी लीडर जो बात करते थे, और जिन्ना साहब ने ये कहा था कि मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूं, बाद में मुसलमान हूं।
उनका ये बयान था। क्या ये इतना खतरनाक है ब्रिटिश का बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम? जब तक हम इस सिस्टम से छुटकारा नहीं पाएंगे तो ना हमारे रीजन में प्रोग्रेस हो सकती है, ना हम मिलजुल कर काम कर सकते हैं। क्योंकि जब तक बच्चों को या पढ़ने वाले जो हमारे हैं उनको ये नहीं बताया जाएगा कि असल क्या सिचुएशन है, तालीम क्या है, तालीम का मकसद क्या है, एजुकेशन का पर्पस क्या है, तो फिर तो आपने भी एक दफा स्पीच में कहा था कि मिस्र में भी पढ़े लिखे जो लोग हैं वो बड़े एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचे हुए हैं। तो प्रोफेसर साहब, पढ़ाई का कोई फायदा है? पढ़ाई का फायदा तब होगा जब हम अपनी शिक्षा पद्धति में पढ़ाई के तरीके में बदलाव लाएं। अभी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसका हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि भाई अगर हिस्ट्री ऐसी हो जिसपे हम गर्व करें, ये हमारा इतिहास है। अभी क्या होता था कि हिस्ट्री क्या पढ़ाई जाती थी, ब्रिटिश, जो ब्रिटिश लिख दे, और उनको अगर मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है तो आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ लीजिए, पूरी दुनिया पढ़ लीजिए, लेकिन अपना सब कॉन्टिनेंट मत पढ़िए। उन्होंने इतने पूरी तरह से हमको इग्नोर किया था, तो हम क्या है, हमारा जो प्राइड है अपने में वो खत्म कर दिया। उन्होंने दिखाया कि जो कुछ वेस्ट में है दैट इज गुड, एंड व्हाट एवर इज देयर इज इन ईस्ट इन योर सब कॉन्टिनेंट दैट इज बैड। तो वो पूरा का पूरा, जब तक हम ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को नहीं छोड़ेंगे, जब तक अपने पर भरोसा नहीं करेंगे, अपने सिस्टम पे डिपेंड नहीं होंगे, अपनी चीजों को पढ़ना नहीं शुरू करेंगे। अभी तो हम लोग अपनी चीजें पढ़ते ही नहीं है भाई। अगर हम सब कॉन्टिनेंट का इतिहास पढ़े हैं, तो अगर हमें पंजाब पढ़ना है तो पंजाब का हमें 3000 साल का पंजाब तो पढ़ना होगा। हमें 200-300 साल का पंजाब पढ़ के या 500 साल का पंजाब पढ़ के पंजाब के बारे में हम सोच बनाएंगे तो सोच गलत होगी। तो अगर हम अपनी हिस्ट्री को कम से कम 3000, मतलब हम तो कह रहे हैं बहुत पुराने मत जाओ, तक्षशिला तक जाओ, तक्षशिला तक ही जाओगे तो आप देखोगे ना कितनी संस्कृतियां यहाँ मिली। ईरानियन भी आए, ग्रीस से भी आए, समरकंद से आए, बुखारा से आए, रसिया से आए, चाइना से आए, और सब आके इसको प्रॉस्परस किया, और ये पहले से प्रॉस्परस था। वी वेयर द बेस्ट। आप सोच लीजिए कि 19th सेंचुरी तक पूरे वर्ल्ड की जीडीपी की 25% इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जीडीपी थी। चाइना और इंडियन सब कॉन्टिनेंट मिला के 50% जीडीपी, और आज हम लोग 2% जीडीपी पे हैं, 3% जीडीपी पे हैं। तो कहीं ना कहीं वी हैव गॉन हैविली रॉन्ग। जो हम गलत गए हैं उसको सुधारना होगा, और उसके किसी भी देश के गर्त में जाने का तरीका, रीजन होता है उसका एजुकेशन सिस्टम। और हमारा एजुकेशन बंटवारे पर डिपेंडेंट है, हमारा एजुकेशन हेट पे डिपेंडेंट है, हमारा एजुकेशन खुद को बुरा भला कहने पर डिपेंडेंट है, हमारा एजुकेशन पश्चिम को सुंदर कहने पर डिपेंडेंट है, दैट इज बेटर। सो हम कभी भी आगे नहीं जाएंगे जब तक हम कंप्लीट ओवरऑल नहीं करेंगे। व्हाट लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, जब 18 से 22 से 25 का सर्वे हुआ तो लॉर्ड मैकाले को लगा कि जब तक हम इनकी संस्कृति पे, इनकी तहजीब पर चोट नहीं करेंगे तब तक हम इनको नीचे नहीं गिरा सकते। और इसलिए उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन तो लाया। आज हम इंग्लिश की बात करते हैं और पूरे दुनिया में इंग्लिश मानी जाती है, चलिए एक इंग्लिश लैंग्वेज सिखा दिया, लेकिन बाकी हमारी तहजीब को नष्ट किया, हमारी संस्कृति को नष्ट किया, हमारी प्राइड को नष्ट किया, और हमें एक दूसरे से लड़ाया। तो जब तक इस मैकालियन एजुकेशन सिस्टम को हम हटा नहीं देंगे तब तक हम सफल नहीं। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ, डिटेल के साथ बताया कि इस एजुकेशन सिस्टम ने, ब्रिटिश के लाए हुए सिस्टम ने किस तरह से तकसीम किया और तोड़ा, लोगों को बांटा, और सबसे बड़ा नुकसान लोगों का हुआ। बेरोजगारी है, आज है, महंगाई है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, इसलिए कि एजुकेशन सिस्टम ये ऐसा है कि जो खुद से हमें नहीं सिखाता कि हम अपना कोई काम करें। तो आप झारखंड जो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर हैं डॉक्टर साहब, तो झारखंड यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाता है, ऐसी क्या एजुकेशन दी जाती है? हमने देखा कि हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है आईटी में, तो टेक्नोलॉजी का आज के एजुकेशन सिस्टम में कितना रोल है? देखिए, इस पैंडेमिक के जमाने में हम बैठे हैं, कोविड-19 के जमाने में हम आप मिल रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी है। तो जो इंडस्ट्री 4 का हम लोग सोचा करते थे
कि अचानक टेक्नोलॉजी बहुत बदल जाएगी और बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ये जमाना आ गया, टेक्नोलॉजी अब सडनली चेंज होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये जो नई नई टेक्नोलॉजी है, डेटा माइनिंग, डेटा एनालिसिस, तो अब जमाना अचानक चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि बहुत से टीचर खत्म हो जाए, उनकी कोई जरूरत ही नहीं। अगर वो अपने को चेंज नहीं करेंगे तो टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे आ रही है कि ऑनलाइन क्लासेस हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी एक लोकलाइजेशन खत्म हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन और तेजी से फैलेगा कि हम दुनिया में कहीं बैठ के कहीं पढ़ सकते हैं, हम कुछ भी सीख सकते हैं। मुझे लगता है कि अगला 10 साल बहुत क्रूशियल है और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, चाहे आप ऑटोमेशन में देख लें, चाहे एजुकेशन में देख लें, चाहे इंडस्ट्री में देख लें, इवन अगर हम फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग में बात करें, और या तो बायोलॉजिकल वारफेयर की बात कर लें। कभी कभी तो लगता है कि ये कोरोना क्या बायोलॉजिकल, ये नेचुरल है कि ये मैन मेड है, ये इतना स्पेशल जगह कैसे रह जाता है। तो अब तो मतलब हर तरह से टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना होगा, तभी ह्यूमन बीइंग सर्वाइव करेगा। और दूसरी बात, हमें अपने जड़ों पर लौटना होगा। हमें प्रदूषण कम करने के, पोल्यूशन जो है कम करने के तरीके को सोचना पड़ेगा। हमको इकोलॉजी को सस्टेन करने के तरीकों पर सोचना होगा। तो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अब हमें ग्रीडी बन के टेक्नोलॉजी नहीं बनाना है, क्योंकि जब तक अर्थ सर्वाइव नहीं करेगी हम सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी डिपेंडेंस हम लोग म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो अब हुआ क्या कि जो ह्यूमन बीइंग है उसने सोचा हम सबसे सुपर स्पेशल स्पेसी हैं, और उसने बाकी सबको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, और अंत में इन्वायरमेंट गड़बड़ हुआ, तरह तरह के वायरसेस का जन्म हो रहा है, महामारियां आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि अगर हम नहीं सुधरे, टेक्नोलॉजी तो सुधरना है लेकिन हमें अपने को भी सुधार लाना है, तभी ये दुनिया बचेगी। नहीं तो हम घृणा करते हुए मर जाएंगे और कोई नहीं बचेगा। ठीक है। अपना प्रोफेसर साहब, आपके जो पड़ोस में एक मुल्क है पाकिस्तान, जहां से हम बात कर रहे हैं, आपको याद तो आती होगी कि ये हमारी धरती रही है। कभी दिल किया आपका यहाँ आने को? कभी आप आए? आने का मौका तो नहीं मिला है, लेकिन रोज सोचता हूँ कि आऊं। लाहौर तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि लाहौर तो मतलब जाना ही चाहिए था, अभी तक नहीं जा पाया। और दूसरा, झंग का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे एक कलीग हैं IIT BHU में, जहां हम केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, वहाँ प्रदीप आहूजा हैं हमारे कलीग, वो झंग से आए हुए हैं। तो वो तो झंग की कम याद करते हैं। जब भी मैं टीवी में या कभी गूगल में बैठता हूँ तो मैं झंग जरूर हो आता हूँ। मुझे लगता है मेरे दोस्त का घर है तो मेरा ही घर है। तो कहने का मतलब है कि कभी लगा ही नहीं कि पाकिस्तान दूसरा है। मुझे तो लगा ही नहीं कि कोई दूसरा मुल्क है, हम सब एक ही है। मुझे पता नहीं क्यों बार बार लगता है। मुझे तो लगता है कि मुझे हिंगलाज जाना है, मुझे लाहौर जाना है, पता नहीं कहीं से फीलिंग होता ही नहीं। बस बता दिया गया कि बाउंड्रीज है, वो अलग मुल्क है, हम अलग मुल्क हैं, उनका अलग धर्म है, हमारा अलग धर्म है। लेकिन मुझे कभी ये फील ही नहीं हुआ कि हम अलग हैं। मुझे तो लगता है पूरा इंडियन कॉन्टिनेंट एक है। और अगर आप कल्चर की बात करें, अगर अंकोर वाट तक हुआ है आप इंडोनेशिया तक, तो अफगानिस्तान से इंडोनेशिया तक या ईरान से इंडोनेशिया तक ये लगभग एक ही था। उस पर अलग अलग धर्म आते गए, अलग अलग लोग आते गए, अलग अलग जगहों से अटैक होता रहा, लेकिन ये धरती एक है। हम ईरान से इंडोनेशिया तक पूरी, मैं तो हमेशा मानता रहा हूं कि ये धरती एक है और हम एक है। समय आएगा, धर्म बदलता है, किसी का प्रभाव, इतने सेक्ट आते हैं, कल हो सकता है कोई और धर्म हो, लेकिन हम वही रहेंगे, संस्कृति हमारी वही रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, और हम इसके लिए आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। आखिर में आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनके नाम अगर कोई पैगाम देना चाहें कि किस तरह से हम इस जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसने हमें किस तरह समझना चाहिए कि इसने एजुकेशन सिस्टम ने इंसान को बांटा, और जो नफरतें ये सिस्टम पैदा कर रहा है इससे हमें कैसे बाहर आना चाहिए, इसका क्या तरीकेकार है? इसका एक ही तरीका मुझे तो आज लगता है कि हमें दारा सिकोह को अपना नेता मानना होगा, अपना लीडर मानना होगा। आज भी दारा सिकोह के जो आदर्श हैं, अगर उस आदर्श पे हम चलें तो हमें भारत और पाकिस्तान को कोई अलग नहीं कर सकता।
और सबसे बड़ी चीज है कि इस खित्ते में, जिसे आप कहते हैं इस एरिया में, इस क्षेत्र में, आपसे खित्ता कहते हैं, हम क्षेत्र कहते हैं, इस रीजन में धर्म को अलग रखते हैं, रिलीजन को अलग रखते हैं, रिलीजन को पर्सनल पर्सनल एटिकेट मैनर एंड पर्सनल स्फेयर में रखें। और उसके बाद देखें कि इस क्षेत्र में जो कुछ है हमारा एक है, एक परिवार का है। हम 2 भाई हैं, आज किसी रीजन से बंटवारा घर में होता है, हर घर में 4 भाई होते हैं, किसी रीजन से कोई खटपट होती है, चारों की अलग अलग रसोइयां हो जाती हैं, किचन अलग हो जाता है। इसका मतलब तो नहीं कि एक दूसरे का मर्डर करें। वो हमारा किचन अलग हो गया, हमारा ड्राइंग रूम अलग हो गया, लेकिन है तो भाई हम। तो धर्म को अलग रखें, ऐसे आदर्शों को ढूंढें जिन्होंने एक साथ लेके चलने की कोशिश की। ऐसे लोगों को आदर्श न बनाएं जो हम दोनों को लड़वाते रहे, चाहे वो हिंदू के लीडर हो चाहे मुस्लिम के लीडर हो, उनको एक किनारे कर दे। हमें एक कॉमन ऐसे लीडर्स को ढूंढना है जिन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की है। हमें धर्म को अलग रखना है और हमें प्राइड लेना होगा कि ये जो खित्ता है, ये जो क्षेत्र है, ये दुनिया का सबसे सुंदर क्षेत्र है। इस क्षेत्र में दुनिया की जो सुंदरता हो सकती है, सबसे सुंदर समुद्र है, सबसे सुंदर पहाड़ है, सबसे उपजाऊ फर्टाइल लैंड है, सबसे सुंदर लोग हैं, सबसे सुंदर भाषा है। अरे हम में सब कुछ सुंदर है। गड़बड़ इसलिए हुआ कि हम लोगों ने जो कॉमन एडवांटेज है उसको लेके आगे नहीं चले, जो डिफरेंसेस है उसको लेके आगे चले। और जब भी डिफरेंसेस को लेके आगे चलेंगे, आप बात ही नहीं कर सकते हो। बात के टेबल पर तो हम तब बैठेंगे ना जब डिफरेंसेस को परे रख देंगे। काम क्या है उसको लेके साथ बैठे, उसको एंजॉय करना जब शुरू करेंगे तो डिफरेंसेस तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने कीमती वक्त निकाला। आपसे फिर बात होती है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी ख्याल रखेंगे। ये बुरा समय चल रहा है, हम लोग बच के रहें, लेकिन अपनी दुनिया को सुंदर बनाने का प्रयत्न करते रहें। तो एक दिन ये खित्ता एक सुंदर खित्ता जरूर होगा। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हो सकता है मेरी जिंदगी में ही ऐसा समय आए जब ये पूरा दिखे कि हाँ, ये दुनिया का सबसे अच्छा जगह है, सबसे अच्छा खित्ता है। थैंक यू।